नमस्कार और स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्लास 10 इंग्लिश की सारी पोएम्स को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम फटाफट रिवाइज करते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे शुरू करते हैं। अब देखिए, इतनी सारी पोएम्स हैं तो उन्हें आसानी से समझने के लिए हमने क्या किया है कि इनको 3 सिंपल थीम्स में ग्रुप कर दिया है। पहला है नेचर से हमें क्या सीखने को मिलता है, दूसरा जानवरों और इंसानों का रिश्ता कैसा है, और तीसरा बड़े होने के जो स्ट्रगल्स हैं उनके बारे में। तो हमारा पहला सेक्शन है नेचर्स स्मॉल एंड बिग लेसन्स। इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एड्रियन रिच और कार्ल सैंडबर्ग जैसे बड़े पोएट्स नेचर का इस्तेमाल करके हमारी फीलिंग्स और लाइफ के बारे में कितनी गहरी बातें समझा देते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, आपका दिन ना बहुत ही खराब जा रहा है। आप एकदम दुखी मन से एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। अचानक एक कौवा उस पेड़ की टहनी हिलाता है और बर्फ की बिल्कुल हल्की सी धूल, एकदम पाउडर जैसी, आपके ऊपर गिरती है। बस इतना सा ही हुआ, पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि ये छोटा सा बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा मोमेंट उनका पूरा दिन बर्बाद होने से बचा लेता है। देखा, यही तो पावर है इस छोटी सी पोएम की। तो मैसेज बहुत ही सिंपल और प्यारा है कि कभी कभी ना नेचर का एक छोटा सा मोमेंट भी हमारे मूड को एकदम से ठीक कर सकता है। अच्छा, अब एग्जाम के लिए 2 पोएटिक डिवाइसेस दिमाग में रखो। पहला एलिटरेशन, जैसे सेव्ड सम पार्ट में एस साउंड का रेपिटेशन है, सिंपल। दूसरा है एनजैम्बमेंट। इसका मतलब है जब एक लाइन बिना किसी पंक्चुएशन यानी बिना रुके अगली लाइन में कंटिन्यू हो जाती है। फ्रॉस्ट ने पूरे पोएम में यही किया है। फ्रॉस्ट की एक और थोड़ी डीप पोएम है फायर एंड आइस। यहाँ वो एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि ये दुनिया खत्म कैसे होगी। तो 2 थियरीज हैं। कुछ कहते हैं फायर से, मतलब इंसानी लालच, डिजायर, पैशन, इन सब से, और कुछ कहते हैं आइस से, यानी नफरत, आपस में आई दूरियां, एकदम ठंडा पड़ जाना रिश्तों का। फ्रॉस्ट कहते हैं कि भाई मैंने तो दोनों को ही एक्सपीरियंस किया है, और सच कहूं तो दोनों में से कोई भी काफी है इस दुनिया को तबाह करने के लिए। अब आते हैं एड्रियन रिच की पोम द ट्रीज पर। यहाँ ना पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, समझ रहे हैं? वो हर उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हमने बांध के रखा है, जिसे कैद कर रखा है, चाहे वो नेचर हो, औरतें हो, या कोई भी ऐसी कम्युनिटी जिसे दबाया गया हो। तो जब पोएट कहती है लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, वो असल में उस क्रांति, उस रेवोल्यूशन के मोमेंट की बात कर रही हैं जब दबाव इतना बढ़ जाता है कि चीजें टूट जाती हैं और आज़ादी की लड़ाई शुरू हो जाती है। कार्ल सैंडबर्ग की फॉग, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कम से कम शब्दों में कितनी पावरफुल इमेज बनाई जा सकती है। पूरी पोएम में बस एक ही कंपैरिजन है, कोहरे को यानी फॉग को एक बिल्ली से कंपेयर किया गया है। जरा सोचिए, जैसे एक कैट बिल्कुल दबे पांव आती है ना चुपचाप, वैसे ही कोहरा आता है, पूरे शहर को अपनी चादर में लपेट लेता है और फिर उतनी ही खामोशी से आगे बढ़ जाता है। कितना खूबसूरत और शांत मंजर है ना? तो चलिए अब हम अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, बीस्ट्स, ह्यूमंस एंड केजेस। जैसा कि नाम से ही साफ है, इसमें हम ऐसी पोएम्स देखेंगे जो जानवरों के जरिए फ्रीडम, डर, आइडेंटिटी जैसे इंसानी मुद्दों पर बात करती हैं। लेस्ली नॉरिस की ये पोएम सच में दिल तोड़ देती है। एक कॉन्ट्रास्ट देखिए, इमेजिन कीजिए उस टाइगर को जिसे जंगल में लंबी घास में छिपकर शिकार करना चाहिए, पर वो बेचारा अपने पिंजरे में सिर्फ कुछ कदम ही चल पा रहा है, और फिर रात को वो अपनी ब्रिलियंट आइज से आसमान के ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है। सोचो, 2 चमकती हुई चीजें, एक आज़ाद है और एक कैद। ये लाइन उसकी बेबसी और आज़ादी पाने की जो जोरदार इच्छा है उसको दिखाती है। तो यहाँ थीम एकदम क्लियर है, फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी, आज़ादी बनाम गुलामी। एग्जाम के लिए ये डिवाइसेस नोट कर लो। पहला मेटाफर, जब पोएट कहते हैं पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो वो उसके मखमल जैसे नरम, शांत लेकिन खतरनाक कदमों की बात कर रहे हैं। और दूसरा पर्सोनिफिकेशन, जहाँ टाइगर को इंसानों की तरह गुस्सा, बेबसी, ये सारे इमोशंस फील करते हुए दिखाया गया है। ये पोम हमसे एक बड़ा सवाल पूछती है, क्या सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए जानवरों को कैद करना आखिर सही है? अच्छा, अब आती है एक बहुत ही मजेदार और अजीब सी पोएम, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। कैरोलिन वेल्स यहाँ डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल करती हैं, मतलब खतरनाक सिचुएशंस में भी मजाक ढूंढना। वो कहती हैं कि भाई जंगली जानवरों को पहचानने के तरीके बड़े अजीब हैं। जैसे अगर कोई जानवर आप पर ऐसे दहाड़े कि आप मरी जाओ तो समझ जाना वो एशियन लायन है, या अगर कोई आपको खा ही जाए
तो वो बंगाल टाइगर है। मजा क्या है ना? ये एक बहुत ही फनी तरीका है इन डेंजरस एनिमल्स की पहचान बताने का। ऑग्डन नैश की ये पोएम एक बैलड है, मतलब एक कहानी जिसे गाया जा सकता है, और कहानी भी बड़ी मजेदार है। एक ड्रैगन है जिसका नाम है कस्टर्ड। सब उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो ना बहुत डरता है, हमेशा सेफ रहना चाहता है। लेकिन जब असली खतरा आता है, एक पायरेट, तो पता है क्या होता है? सारे बहादुर जानवर दुम दबा के भाग जाते हैं। और तब जिसे सब डरपोक कहते थे, वो ही कस्टर्ड एक इंजन की तरह स्नॉट करता हुआ हीरो बन जाता है। ये लाइंस तो स्टोरी का बेस्ट पार्ट हैं फॉर श्योर। तो इस टेबल से बात एकदम साफ हो जाती है कि असली बहादुर कौन है। जो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते थे, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, वो तो पहली फुर्सत में निकल लिए। और जिसे सबने डरपोक का लेबल दे दिया था, उसी कस्टर्ड ने अकेले ही उस पायरेट का सामना किया। मतलब मैसेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। असली बहादुरी शेखी भगाड़ने में नहीं, बल्कि मुश्किल टाइम में एक्शन लेने में होती है। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, ग्रोइंग अप एंड बीइंग सीन। ये पोम्स थोड़ी पर्सनल हैं। ये सीधे हमारे अंदर के जो संघर्ष चलते रहते हैं ना, उनसे डील करती हैं। जैसे पहली बार कुछ खोने का दर्द, अपनी आइडेंटिटी ढूंढना, और कैसे दूसरे लोग हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जॉन बेरीमैन की द बॉल पोम देखने में लगेगा कि ये सिर्फ एक बच्चे की बॉल खोने के बारे में है, पर नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये उस मोमेंट के बारे में है जब हम जिंदगी में पहली बार लॉस को, यानी कुछ खोने के दर्द को सच में फील करते हैं। ये पोएम फर्स्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती है, यानी ये समझने की जिम्मेदारी कि कुछ चीजें जब चली जाती हैं तो हमेशा के लिए चली जाती हैं और हमें उनके बिना जीना सीखना ही पड़ता है। ये ग्रोइंग अप का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन मुश्किल हिस्सा। तो इस पोएम का थीम काफी डीप है ना? ये हमें लॉस का असली मतलब सिखाती है, और ये भी कि उस दर्द से डील कैसे करना है। अच्छा, एग्जाम के लिए याद रखना, यहाँ पर बॉल सिर्फ एक टॉय नहीं है, वो बचपन का, इनोसेंस का सिंबलिज्म है। और वॉट जैसे शब्दों का जो रेपिटेशन है, वो उस बच्चे के शॉक और उसके कन्फ्यूजन को दिखाता है कि ये क्या हो गया। कभी ऐसा लगा है कि हर छोटी बड़ी बात पर कोई टोक रहा है? ऐसे मत बैठो, वैसे मत करो। अमांडा को बिल्कुल वैसा ही फील होता है। उसकी असली दुनिया बस इंस्ट्रक्शन से भरी है। नेल्स मत काटो, अपना रूम साफ किया। तो इस सब से बचने के लिए वो क्या करती है? वो अपने सपनों की दुनिया में चली जाती है, एक ऐसी दुनिया जहां वो आज़ाद है। कभी वो एक मरमेड है जो शांत समंदर में तैर रही है, तो कभी एक ऑर्फन जो सड़कों पर अकेले घूम रही है। उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये पोएम उसी कंट्रोल और आज़ादी के बीच की कश्मकश को दिखाती है। तो इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है, वो है बचपन में अपनी फ्रीडम और आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल, और ये भी कि जब बार बार इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है। अमांडा क्या चाहती है ये समझने के लिए पोएटिक डिवाइस अल्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब पुरानी कहानियों का जिक्र किया जाता है, यहाँ मरमेड, ऑर्फिन और रपुंजल का जिक्र उसकी आज़ादी की इच्छा को दिखाता है। और डोंट जैसे शब्दों का बार बार रिपीट होना, उसे कहते हैं एनाफोरा। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है। और अब आती है हमारी आखिरी पोएम, फॉर एन ग्रेगरी। ये एक बहुत ही पुराना लेकिन हमेशा रेलेवेंट रहने वाला सवाल उठाती है। क्या लोग हमें हमारी सूरत से प्यार करते हैं या हमारी सीरत से? एन ग्रेगरी चाहती है कि कोई उससे उसके लिए प्यार करे, ना कि उसके खूबसूरत पीले बालों के लिए। पर उसे जवाब मिलता है कि माय डियर, सिर्फ भगवान ही हैं जो इंसान को उसकी आत्मा के लिए, उसकी इनर ब्यूटी के लिए प्यार कर सकते हैं। ये पोएम हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इंसान सच में फिजिकल ब्यूटी से आगे देख पाता है? तो इन सारे पोएम्स को एक्सप्लोर करने के बाद एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल सामने आता है। असली वैल्यू, असली कीमत किस चीज़ की है? उसकी जो बाहर से दिखता है, या उसकी जो अंदर है? हमारे संघर्ष, हमारी ताकत जो किसी को दिखाई नहीं देती? इस सवाल पर थोड़ा सोचना ज़रूर, एग्जाम्स के लिए भी और लाइफ के लिए भी।